नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, खबरों में चर्चित अंगड़िया सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था समानांतर बैंकिंग प्रणाली। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके पानी को स्प्लिट करके किया जाता है। 2. ग्रे हाइड्रोजन मीथेन से उत्पन्न की जाती है और यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैस छोड़ती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना के तहत सभी पात्र बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। 2. वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड के सदस्य हैं। 3. पीएम केयर्स फंड में योगदान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय यानी CSR के रूप में किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। 2. यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि जैसे विषयों पर केंद्रित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, दहला बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अर्गंधब नदी पर बना है। 2. इसका निर्माण भारत ने अफगानिस्तान में कराया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ट्रिपल जेट लड़ाकू विमान है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर और शोर बेस से संचालित किया जा सकता है। 2. राफेल को 2004 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, मणिपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत के 3 राज्यों और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2. यहाँ की लगभग 2/3 आबादी मेईतेई है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, बेलारूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी सीमा केवल लिथुआनिया, लातविया, रूस और यूक्रेन से लगती है। 2. यह सोवियत संघ में शामिल 3 स्लाव गणराज्यों में सबसे छोटा था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. UNSC की वर्तमान अध्यक्षता चीन के पास है। 2. म्यांमार, अफगानिस्तान और आर्मेनिया कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें 1946 के बाद से कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुना गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण होता है। 2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की असंबद्ध बस्तियों को 12 मासी यानी ऑल वेदर सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय साधन सहमेधा छात्रवृत्ति यानी NMMSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इस योजना के तहत केवल केंद्रीय विद्यालय और आवासीय विद्यालयों के छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। सरकार ने राष्ट्रीय साधन सहमेधा छात्रवृत्ति यानी NMMSS को 15वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने से रोकना है। इसके लिए छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
NMMSS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2008 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। जिन छात्रों के माता पिता की आय 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति के पात्र हैं। हालिया निर्णय में आय सीमा को 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालयों, राज्य सरकार संस्थानों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। 2, अग्नि 5 एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह तकनीकी सफलता उस क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध वाणिज्यिक ग्रेड के ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल की गई थी। DRDO भारत के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है। इसका मिशन भारत की रक्षा तकनीक को मजबूती प्रदान करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलों को DRDO ने विकसित किया है। इससे भारत की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। अतः कथन 2 सही है। DRDO 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में आयोजित होने वाली एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। 2, भारत पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगा। 3, भाग लेने वाले अन्य देश यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक ब्रिटेन के वेडिंगटन में कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास नामक एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में भाग लेगी। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी हिस्सा लेगा। यह यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन के रॉयल एयर फोर्स बेस में आयोजित होने वाली एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। अतः कथन 1 सही नहीं है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज रॉयल एयर फोर्स यानी RAF के सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से एक है। भारत पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगा। अतः कथन 2 सही है। भाग लेने वाले अन्य देश यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गन्ने के मूल्य का निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के तहत होता है। 2, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP की सिफारिश की जाती है। 3, FRP रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP को लेकर एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया था। यह चीनी मिलों को 2 चरणों में मूल उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP का भुगतान करने की अनुमति देगा। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का चीनी उद्योग ने जहां स्वागत किया है, वहीं किसानों ने इसका विरोध किया है। FRP सरकार द्वारा घोषित वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के तहत गन्ने के मूल्य का निर्धारण होता है। अतः कथन 1 सही है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP की सिफारिश की जाती है, अतः कथन 2 सही है। FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कार्बन कैप्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में होने वाले कार्बन के दीर्घकालिक भंडारण को कार्बन कैप्चर कहते हैं। 2, कार्बन कैप्चर प्राकृतिक और मानव जनित दोनों गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। 3, समुद्र में लोहे के डंपिंग से CO2 का अवशोषण कम हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। एक नए अध्ययन के अनुसार अधिकांश कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी CCU तकनीकें 2050 तक दुनिया को नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचने में मदद करने में विफल हो सकती हैं। पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में होने वाले कार्बन के दीर्घकालिक भंडारण को कार्बन कैप्चर कहते हैं, अतः कथन 1 सही है। कार्बन कैप्चर प्राकृतिक और मानव जनित दोनों गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है, अतः कथन 2 सही है। लोहे की डंपिंग से फाइटोप्लैंक्टन उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इससे प्रकाश संश्लेषण में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे CO2 अवशोषण में मदद मिलती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? 1, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2, रॉसकॉस्मोस, 3, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, 4, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में नासा ने 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को आधिकारिक रूप से नष्ट करने की घोषणा की है। ISS एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। इसका पहला घटक 1998 में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी का लगभग 92 मिनट में चक्कर लगाता है और प्रतिदिन 15.5 परिक्रमा पूरी करता है। ISS कार्यक्रम इन 5 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका, रॉसकॉस्मोस रूस, जाक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा, अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 6,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में 3,000 की 2 किस्तों में जारी की जाती है। 2, यह 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। जान लेते हैं PM किसान योजना के बारे में। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है और उन्हें खेती से जुड़े व्यय के साथ साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में जारी की जाती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। शुरू में इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता दी जाती थी। बाद में इसका विस्तार सभी किसान परिवारों को कवर करने के लिए किया गया, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है एडम ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह प्राकृतिक ग्रेनाइट पत्थरों की एक श्रृंखला है। 2, यह पंबन और मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिलाने के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करने वाली है। एडम्स ब्रिज को राम ब्रिज अथवा राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप के बीच स्थित है, अतः कथन 2 सही है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हैती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हैती नाम का अर्थ पहाड़ी भूमि है। 2. 1804 में इसे फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। औद्योगिक पार्क और अन्य स्थानों के कारखानों के खिलाफ हिंसक कृत्यों की हैती के उद्योग संघ ने निंदा की है। हैती की लगभग पूरी आबादी अफ्रीकी गुलामों की वंशज है। इसने 1804 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी, इसलिए कथन 2 सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अमेरिका में दूसरा देश बना जिसने खुद को औपनिवेशिक शासन से मुक्त किया। हैती कैरेबियन सागर में एक देश है जिसमें पश्चिमी हिस्पानियोला द्वीप का तीसरा हिस्सा और गोनावे, टोर्टू या टोर्टुगा, ग्रांडे केई तथा वाचे जैसे छोटे द्वीप शामिल हैं। राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है। हैती नाम का अर्थ पहाड़ी भूमि है, अतः कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DEITY द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। 2. अब तक 10 संस्थानों में 10 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारत ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पिछले 3 महीनों में देश भर के वैज्ञानिक संस्थानों में कम से कम 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए हैं। जान लेते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इस मिशन में सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D संस्थाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। इन सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी NKN के विस्तार से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। NKN सरकार का एक अन्य कार्यक्रम है जो एक उच्च गति के नेटवर्क के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं को जोड़ता है। मिशन को इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DEITY द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। अब तक 10 संस्थानों में 10 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 5 अंतिम चरण में हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों का संबंध डनकर्क की संधि यानी ट्रीटी ऑफ डनकर्क से है? रूस और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, या फिर रूस और जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन और फ्रांस। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा युद्ध के चलते नाटो भी खबरों में बना हुआ है। जान लेते हैं नाटो के बारे में। 4 मार्च 1947 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच डनकर्क की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए विकल्प बी सही है। 1948 में ब्रुसेल्स संधि संगठन यानी BTO के द्वारा वेस्टर्न यूनियन के रूप में इस गठबंधन का विस्तार किया गया और बेनेलक्स देशों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद एक नए सैन्य गठबंधन के लिए बातचीत शुरू हुई, जिसमें उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के भी शामिल होने की बात हुई। इसके परिणाम स्वरूप 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर हुए और नाटो का जन्म हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रिटेन और फ्रांस। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भरतनाट्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, इस नृत्य की उत्पत्ति ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानी जा सकती है। 2, यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। 3, रमणकुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार थे। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।